हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे जो आप लोग का यूपी प्लस के असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर का जो प्रीवियस पेपर हुआ था। वैसे तो दो पेपर आप लोग के हुए हैं, जिसमें कि ये पेपर जो है ये आप लोग का 5 जनवरी को 5 जैन को हुआ था। इसके बारे में कट ऑफ जो थी, जो क्या आई थी, कितनी रही थी, मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताई है कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है, क्या स्टेप स्कोर रहने वाला है, कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम में मिनिमम कितने मार्क्स आप लोग लाएं जिससे कि आप लोग को 100% चांसेस हो कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उसी में अब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, पीवाईक्यू देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आए थे। इसके अलावा आपकी क्लासेस तो चल ही रही हैं, जिसमें कि हम लोग रेगुलर पढ़ेंगे। और अब आप लोग जो पेपर सॉल्व करेंगे तो जहां तक मैंने पढ़ाया है आप देखेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से बने हैं जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी जो बच्चे नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देयता वह है जो वास्तविक देयता नहीं है लेकिन जो किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर वास्तविक देयता बन जाती है। यहाँ पर क्या कह रहा है, अ डैश लायबिलिटी इज वन विच इज नॉट एन एक्चुअल लायबिलिटी बट विच विल बिकम एन एक्चुअल वन ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट विच इज अनसर्टेन। कंटीजेंट है, लॉन्ग टर्म है, करेंट है, फिक्स्ड है, नन ऑफ दैम। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो लायबिलिटी एक इस तरह की लायबिलिटी जो कि एक्चुअल में लायबिलिटी नहीं है, कोई किसी न किसी मतलब घटना पर आधारित है कि अगर ऐसी कोई भी इवेंट हो जाता है, ऐसी कोई भी हैपनिंग हो जाती है तो वहां पर वो लायबिलिटी बन जाएगी। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम आकस्मिक देयता कहते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नियमित खरीद आवश्यकताएं तब तैयार की जाती हैं जब सामग्री की वस्तुएं स्तर पर पहुंच जाती हैं। द रेगुलर परचेजेस requisitions are prepared when the items of materials reach at the level। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो नियमित खरीद आवश्यकताएं, सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि कब हम दोबारा से ऑर्डर करेंगे। आपने पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, आप एक ऑर्डरिंग वाला चैप्टर होता है जिसमें कि मटेरियल कंट्रोल कैसे करना उससे रिलेटेड होता है। तो उसमें ऑर्डरिंग लेवल है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ये सारी चीजें पिछली बार लास्ट टाइम जो हुआ था तो मैंने आप लोग को कराई भी थी। जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, ये चैनल पे अपलोड भी हैं ये सारी वीडियोस। इस बार फिर नए सिरे से आप लोग को पढ़ाया जाएगा। देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हैं, वो भी प्लेलिस्ट में लगा दूंगी। तो अगर आप मुझसे भी पढ़ना चाहिए तो उसको भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर तो दोबारा से जब हम ऑर्डर कर सकें ऐसा कौन सा स्तर होता है तो उसे हम रीऑर्डरिंग लेवल कहते हैं। इसको निकालने का भी फॉर्मूला होता है, उससे निकाला जाता है। तो रीऑर्डरिंग लेवल है। चलिए नेक्स्ट है। और यहाँ पर जो भी आंसर्स मैं आप लोग को बता रही हूँ सब ऑफिशियल आंसर की से हैं। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, उनको डाउट हो जाता है कि मैम आपने गलत बताया। तो ये सारे ही आपके ऑफिशियल आंसर की से हैं। और वो ऑफिशियल आंसर की जिसमें क्वेश्चन होगा और सिर्फ आंसर होगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर दूंगी। तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर जो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहां पर मैं उस आंसर शीट को अपलोड भी कर दूंगी, तो वहां से आप लोग सारे आंसर्स को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सा समीकरण सही है, यहाँ पर आपको बताना है कौन से इक्वेशन जो है वो इक्वेशन करेक्ट है। ये किससे लिया गया है, ये आप लोग का जो हायर परचेज है, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट, ये दो आपके एडवांस अकाउंटिंग में आएंगे जो अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, उससे लिया गया है। किराया खरीद मूल्य माइनस नगद मूल्य इज इक्वल टू कुल ब्याज है। किराया खरीद मूल्य माइनस पहला शेष इज इक्वल टू पहला भुगतान, पहला शेष माइनस दूसरा शेष इज इक्वल टू दूसरा भुगतान, या फिर ये सभी उसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, तो इसमें इक्वेशन जो करेक्ट होती है, तो हायर परचेज प्राइस में से जब आप कैश प्राइस को लेस करते हैं तो क्या निकल के आता है, टोटल इंटरेस्ट निकल करके आ जाता है। यही आपकी इक्वेशन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जो हायर परचेज प्राइस होता है वो ज्यादा होता है। सिंपल सी बात समझिए, अगर आप किस पर ले रहे हैं इंस्टॉलमेंट में कोई चीज खरीदते हैं, तो कोई चीज अगर आप सिंपल 80,000 की है तो वो आपको कितने की पड़ रही होती है, 1 लाख की पड़ रही होती है। तो 1 लाख की क्या है, बीच बीच में जो 20,000 का डिफरेंस आ रहा है वो 20,000 क्या है, आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बजट मुख्य रूप से पिछले प्रदर्शन और वास्तविक लागतों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। डैश बजट्स आर प्रिपेयर्ड मेनली ऑन पास्ट परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल कॉस्ट। यानी कि वो कौन से बजट होते हैं जो कि कैसे प्रिपेयर किए जा रहे हैं, पुरानी जो परफॉर्मेंस रही थी और जो एक्चुअल कॉस्ट आई थी उस पर बेस्ड होते हैं। वो कौन से होते हैं, नगद बजट, कार्यात्मक, शून्याधार, पारंपरिक, इसमें से कोई नहीं। तो कौन से बजट होते हैं, तो वो कन्वेंशनल में आ जाता है।
ये पारंपरिक बजट जो होते हैं वो इस बेसिस पर बनाए जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी होगा। बजट कई टाइप के होते हैं अलग-अलग, तो उसमें जो पारंपरिक बजट में आएँगे वो इसमें आपके इस बेस पर तैयार किए जाते हैं, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है या जो आपको पढ़ाए हुए हैं, मैंने ऐतिहासिक लागत विधि उसके बेसिस पे होते हैं। यहाँ पे एक डेफिनिशन दे रखी है। इसमें लेखा परीक्षा किसी व्यवसाय या अन्य संगठन की पुस्तकों और अभिलेखों की एक व्यवस्थित जांच है, जिसका उद्देश्य उसके वित्तीय संचालनों और उसके परिणामों के बारे में तथ्यों का पता लगाना या सत्यापित करना और रिपोर्ट करना है। या परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ पर वीडियो की अच्छी क्वालिटी रखिएगा देखने के लिए आप लोग, क्योंकि जो है थोड़ा-सा पेपर जो है ब्लर है, तो इसमें आप लोग को पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्वालिटी अच्छी करके देखिएगा तो साफ आपको दिखेगा। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखिए आंसर। The auditing is a systematic examination of the books and records of a business or other organization in order to ascertain or verify and to report upon the facts regarding its financial operations at the and the result thereof. The definition defined by. तो ये definition किसने दी थी? ये आपकी मान गोमरी की डिफिनेशन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नहीं है। इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डिफिनेशन आपको आंसर देना होगा। यहाँ पर बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आपको 100% आता हो तभी टिक करिएगा, क्योंकि डिफिनेशन बहुत राइटर्स हैं अलग-अलग, सब ज़रूरी नहीं है आपको पता हो। जो अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैं आप लोग को जितनी भी वीडियोज़ मेरी आती हैं उसमें डिफिनेशंस भी आप लोग इंक्लूड करती हूँ, इम्पोर्टेंट जो है जिससे कि आप लोग याद कर सकें। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि डैश दिशा निर्देश और लेखांकन मानक होते हैं जो किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और आवधिक प्रदर्शन की रिपोर्टिंग में मजबूत लेखांकन प्रथाओं प्रक्रियाओं के लिए होते हैं। डैश आर गाइडलाइंस टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर साउंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स इन रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटस एंड पीरियोडिक परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस। तो यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे? ऑप्शंस में यहाँ पर लेखांकन सिद्धांत यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये दे रखे हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि ऐसी गाइडलाइंस या फिर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस तरह के हैं जो कि बिजनेस की क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है उसका, उसने किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में क्या किस तरह का प्रदर्शन परफॉर्मेंस उसकी रही है, उसकी रिपोर्टिंग करना से रिलेटेड प्रथाओं को और प्रक्रियाओं के लिए होते हैं। यानी कि परफॉर्मेंस और उसके बिजनेस का स्टेटस क्या है उसको बताने के लिए होते हैं। तो सिंपल सी बात है, उनको हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। परंपराएं नहीं होगा। परंपराएं तब होता कि जैसे आप लोग पहले से चला आ रहा है उसी के बेस पे आगे भी हम कर रहे हैं, वो परंपराएं कहलाती हैं। वैसे आप लोग को अच्छे से तीनों के बारे में मैं समझा चुकी हूँ, कौन सा सिद्धांत है, कौन सी अवधारणा है, कौन सी परंपरा है, इसको भी आपको मैंने अलग-अलग पूरा पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी क्लासेस की, तो वहाँ पर आपको अच्छे से इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, वही 3 ऑप्शंस दे रखे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आपूर्तिदाता उस राज्य में जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा जहां से वह वस्तुओं या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति करता है, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका कुल कारोबार जो है वो कितने रुपए से अधिक है। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसमें जीएसटी से काफ़ी क्वेश्चन आए थे और जीएसटी की सेक्शंस बहुत पूछी गई थी। तो उस पर एक जीएसटी की पूरी सेक्शंस की एक वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है चैनल पे, चाहे तो आप लोग वो देख लीजिएगा, नहीं तो इस बार अपडेटेड जो है वो आप लोग के लिए लेकर मैं आऊँगी जब क्लासेस में उसका आएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। जब जब सिलेबस में ये पॉइंट आएगा तो वहाँ पर आपको डिटेल में उसको भी पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर जो कह रहा है कि कब जो है वो पंजीकरण कराना कंपल्सरी हो जाता है, तो वो आपके 20 लाख हैं, 20 लाख हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। हो सकता है अब थोड़ा-सा चेंजेस हो गए हों, ये अब उस टाइम जो पेपर आया था उसमें जो आंसर था उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो कमेंट में ये ना बताइए कि मैम ये है नहीं ये होगा, हो सकता है अब चेंज हो गया हो। उस टाइम जो आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट है, स्टोर कीपर द्वारा तैयार किया गया क्रय मांग आमतौर पर डैश में होती है। द परचेज रिक्विजिशन प्रिपेयर्ड बाय द स्टोर कीपर इज जनरली इन 5 कॉपीज, 4 कॉपीज, ट्रिप्लिकेट में होगी या फिर डुप्लीकेट में होगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो स्टोर कीपर होता है वो क्या जो परचेज रिक्विजिशन होती है उसको जो प्रिपेयर करता है वो कितनी कॉपी में प्रिपेयर करता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो उसे वो 3 कॉपी में प्रिपेयर करता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखा परीक्षा एक अनिवार्य लेखा परीक्षा है जिसे प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है, जिसे वैधानिक लेखा परीक्षक कहते हैं। ऑडिट इज अ कंपल्सरी ऑडिट एंड इज टू बी कैरीड आउट ईच ईयर बाय एन ऑडिटर कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वो कौन सा ऑडिट है जो अनिवार्य है, कंपल्सरी है कराना,
और प्रत्येक वर्ष में लेखा परीक्षक द्वारा यानी कि एक वर्ष में एक बार होगा वो ऑडिट, और वो वैधानिक लेखा परीक्षक कहते हैं जो उस ऑडिट को करता है, उसको क्या कहते हैं? स्टेटरी ऑडिटर कहते हैं। यहीं पर आपको हिंट दे दी गई है कि कौन-सा होना चाहिए, ये आपका वैधानिक लेखा परीक्षा है, स्टेटरी ऑडिट है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए है। क्वेश्चन को थोड़ा-सा ध्यान में पढ़िए, जैसे कि जिसका भी पेपर उस बच्चे ने कंटीन्यूअस लगा दिया, सतत लगाया, जो कि गलत है। तो थोड़ा-सा भी ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो उसी में ही आंसर छुपा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है। यहाँ पर कह रहा है कि किस धारा के तहत किसी कर्मचारी को अवकाश की किसी अवधि के संबंध में भुगतान प्राप्त होता है जबकि वह सेवा में बना रहता है या पूरी तरह से कर योग्य है। अंडर विच सेक्शन एन एम्प्लॉय रिसीव्स पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव व्हाइल ही कंटिन्यूज टू रिमेन इन सर्विस इट इज टैक्सेबल इन फुल। ये आपका किससे लिया गया? ये इनकम टैक्स से लिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है? कर्मचारी को अवकाश की किसी अवधि के, यानी कि जो लीव वो ले रहा होता है, पीरियड ऑफ लीव इससे रिलेटेड है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आपका आ जाता है सेक्शन 10 में तो आएगा, लेकिन उसकी भी सब सेक्शन जो है 10 डबल ए के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि जब क्रेता किसी के भुगतान में चूक करता है तो विक्रेता को किराया खरीद पर बेचे गए माल को वापस लेने और जो भी राशि उसने पहले प्राप्त कर ली थी उसे मानकर जब्त करने का अधिकार है। When the buyer makes default in the payment of any installment, the vendor has a right to repossess the goods sold on hire purchase and forfeit whatever amount he has already received, rating it as a। यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि जब क्रेता किसी भुगतान में चूक करता है, यानी कि जिसने भी परचेज़ किया है वो कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में किसी भी तरह की कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा है, चूक कर रहा है, तो वहाँ पर विक्रेता को किराया खरीद पर बेचे, यानी कि विक्रेता ने जो हायर परचेज़ पर जो भी गुड्स दिए थे उसको वापस ले लेने और जो भी राशि उससे पहले प्राप्त की थी उसे ज़ब्त कर लेने, यानी कि वापस नहीं करेगा। अपने जो भी सामान था, गुड्स थे, उसको भी वापस ले लेगा और जो भी राशि उसने जो है दी होगी, जिसने खरीदा था, उसको भी वापस भी ज़ब्त कर लेगा। तो उस अधिकार में उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ये कह रहा है, तो उसे किराया शुल्क कहते हैं, हायर चार्ज कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है कि पूछ क्या रहा है। अच्छे लेवल का पेपर आया था, बहुत ही ईज़ी नहीं आया था, ना ही बहुत ही टफ आया था। नेक्स्ट है यहाँ पर जर्नल शब्द। यहाँ पर जो जर्नल है शब्द जोड़ से लिया गया है जिसका अर्थ है एक दिन। आपको ये बताना है कि किस भाषा का है। तो आपको को याद होगा जब जर्नल मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर आप लोग को बताया था कि किस भाषा से लिया गया। इसी तरह लेजर पढ़ाया था तो लेजर में बताया था ये किस भाषा से लिया गया, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। जर्नल इज राइट फ्रॉम द डैश वर्ड जोर विच मीन्स अ डे। फ्रेंच है, लैटिन है, ग्रीक है, स्पेनिश है, इनमें से कोई नहीं। तो जोर से लिया गया है, मीनिंग क्या होती है? अ डे होती है। कौन सी भाषा है ये? तो ये फ्रेंच भाषा का है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक प्रणाली है जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा के व्यवस्थित भंडारण को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर जिसमें कंप्यूटर्स यूज्ड टू अचीव द ऑर्डरली स्टोरेज ऑफ डेटा। तो सिंपल सी बात है, वो डेटाबेस आपका डीबीएमएस जिसे शॉर्ट में कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, डेटा प्रोसेसिंग नहीं है, वो तो एक विधि बता रहा है। यहाँ पर सिस्टम पूछा जा रहा है, तो आपका सिस्टम हो जाएगा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कह रहा है कि दोहरे खाता प्रणाली के अंतर्गत विकास आरक्षित निधि को प्रत्येक लेखा वर्ष के संबंध में आयकर अधिनियम डैश के तहत विकास छूट के कारण बचाई गई आयकर की राशि के बराबर राशि के रूप में विनियोजित किया जाएगा। यहाँ पर आपको आयकर अधिनियम कौन-सा है ये बताना। कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन देख के आप देखेंगे इतना लंबा-चौड़ा दे रखा है, कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ आपसे यही पूछा गया था कि ये कौन-सा इनकम टैक्स एक्ट है। अंडर डबल अकाउंट सिस्टम डेवलपमेंट रिजर्व शैल बी अप्रोप्रिएट in respect of each accounting year a sum equal to the amount of income tax saved on account of development rebate to which the license is entitled to for the accounting year of the income tax act। तो यहाँ पर इतना आसान सा क्वेश्चन है, कौन सा एक्ट है, कौन सा एक्ट था यहाँ पर? तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 1961 जो अभी तक आपका चल रहा था 1961 चल रहा था, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी आप लोग के जो चेंजेस हुए हैं, अब जो नया एक्ट आया है वो 2025 आया है। न्यू जो एक्ट आया है आपका 2025 आया है, तो अब चेंजेस थोड़े से होंगे। तो इस चीज़ में आपको ध्यान देना है क्योंकि इनकम टैक्स में काफ़ी चीज़ें जो हैं पुरानी भी चल रही हैं, लेकिन बहुत से सेक्शंस बदल गए हैं और अब जो आपका नया आएगा वो 2025 के अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा। तो नया 2025 का इनकम टैक्स एक्ट आया है, तो काफ़ी कुछ इनकम टैक्स में चेंज हुआ है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए नेक्स्ट है।
यहाँ पर कह रहा है कि कंपनी में लाभ के पद यानी आर्थिक लाभ वाले पद रखने के लिए कौन सी धारा उन व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है जो किसी निर्देशक के रिश्तेदार या भागीदार होते हैं। तो प्रीवियस पेपर जो आज उसमें बहुत से सेक्शन आई थी। तो विच सेक्शन प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द पर्सन हु आर रिलेटिव्स ऑफ आर पार्टनर टू आर डायरेक्ट टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी। सेक्शन 314 है, सेक्शन 210 है, सेक्शन 227 है, सेक्शन 226 है। तो यहाँ पर कौन सा सेक्शन है? तो यहाँ पर धारा जो है वो 314 सेक्शन 314 है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है। इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, सीधे आपको जो सेक्शन है वही याद रखनी है। नेक्स्ट है, किस धारा के तहत आय का छूट केवल निवासी व्यक्ति को उपलब्ध है? और ये जो भी सेक्शन आप लोग को बता रहे हैं ये 1961 के अकॉर्डिंग है। अभी जो है वो 2025 में चेंज हुआ है, तो सेक्शन चेंज हो गई होंगी। ये बार बार आप लोग से कह रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो आय का छूट केवल निवासी व्यक्ति को उपलब्ध है, तो ये आप लोग की सेक्शन 87A वाली है। चलिए नेक्स्ट है, संगठन के आकार के आधार पर खरीद आदेश की कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं? हाउ मेनी कॉपीज ऑफ परचेज ऑर्डर इज प्रिपेयर डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? 4 to 6 है, 2 to 3 है, 4 to 5 है, 3 to 5 है, इनमें से कोई नहीं। तो संगठन के आकार के आधार पर खरीद आदेश की जो परचेज ऑर्डर होता है उसकी कितनी जो होती हैं कॉपीज प्रिपेयर की जाती हैं? तो ये आपकी 3 से 5 होती हैं, 3 to 5 होती हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट में फिफ्थ सेक्शन पूछी है कि किस धारा के तहत किसी भारतीय कंपनी या किसी अन्य निवासी व्यक्ति द्वारा किए गए निर्दिष्ट प्रारंभिक व्यय की अनुमति होती है। अंडर विच सेक्शन स्पेसिफाइड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन इंडियन कंपनी और एनी अदर रेजिडेंट पर्सन इन अलाउड। तो ये आप लोगों का कौन सा सेक्शन हो जाता है? ये सेक्शन 35D है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए। अब देखिए यहीं पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, जिसका ये पेपर है उसने क्या लगाया, 35AD लगा दिया है। सिर्फ एक की वजह से आंसर गलत हो जाएगा। तो करेक्ट क्या था? सेक्शन 35D। नेक्स्ट है, धारा डैश के तहत कंपनी के लेखा परीक्षक को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश के विभिन्न मामलों पर विशिष्ट टिप्पणी करनी होती है। अंडर सेक्शन द कंपनी ऑडिटर हैज टू मेक स्पेसिफिक कमेंट ऑन वेरियस मैटर्स कवर्ड अंडर एन ऑर्डर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन सा हो जाता है? तो यहाँ पर सेक्शन आपकी 227(4)A है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। दीर्घकालिक आधार पर स्थापित बजट कौन सा होता है? विच आर द बजट्स एस्टैब्लिश्ड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बजट होता है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म से कुछ शॉर्ट टर्म के होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के होते हैं। तो जो अनुसंधान और विकास लागत बजट होता है ये लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होगा, बाकी ये आप लोग के शॉर्ट टर्म वाले होंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। टाइप्स ऑफ बजट में आप ये पढ़ेंगे अलग अलग तरह के बजट। नेक्स्ट है, कौन सी निविदा पद्धति प्रेस में विज्ञापन देकर कई पार्टियों से कोटेशन आमंत्रित करने में मदद करती है और इसका पालन तब किया जाता है जब खरीद में बड़ी मात्रा और मूल्य शामिल होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि which tender method helps in inviting quotations from many parties by giving advertisement in the press and is followed when the purchase involves considerable quantity and value। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है? तो ओपन होता है। एक आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा टेंडर मेथड का यूज होता है? तो ओपन का होता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले वर्ष की सभी त्रुटियों के सुधार के बाद लाभ और हानि संयोजन खाते का शेष डैश खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है जो त्रुटियों के सुधार के कारण शुद्ध लाभ या हानि है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आफ्टर द रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑल एरर्स ऑफ द लास्ट ईयर द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट जो तैयार किया जाता है, इस ट्रांसफर टू अकाउंट बीइंग द नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो कौन सा हो जाता है? वो कैपिटल अकाउंट होता है, पूंजी खाता होता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब माल को निर्धारित अवधि के लिए मुफ्त रखरखाव या सेवा की गारंटी के साथ बेचा जाता है तो मुफ्त मेंटेनेंस राशि के लिए शुल्क एक अलग खाते में जमा किया जा सकता है, जिसे कौन सा खाता कहा जाता है? ये आपसे पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये कि when goods are sold with the guarantee for free maintenance or services for a stipulated period, charge for free maintenance amount may be credited to a separate account called account। वो कौन सा अकाउंट कहलाता है? तो उसे मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट कहा जाता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा उनको मत करिएगा। जो मैंने कल आप लोग को पूरा बताया था कि 70+ आप लोग को टारगेट करना है, तो 70+ की मीनिंग में यही चीज़ें शामिल थी कि अगर कोई आपसे
गलत भी क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास कम से कम ओवरऑल क्वेश्चंस जा करके 65 के ऊपर बने, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। क्योंकि जो कट ऑफ आती है वो फाइनल होती है कि सबसे लास्ट वाले के जितने हैं इतने मार्क्स हैं, उसके बाद डीवी में जाकर के जो होते हैं काफ़ी ऊपर तक जाती है। तो इसलिए आपको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि मार्क्स आपको अच्छे लाने हैं। ये नहीं देखना है कि बस निकाल लें, आपको ये भी चाहिए कि डीवी में भी आप रहें, सेफ रहें। तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, जिससे कि आप पूरी तरह से सेफ रहें। चलिए नेक्स्ट है। और बाकी नेक्स्ट इस बार की कट ऑफ क्या रहेगी, वो तो बहुत हद तक पेपर पर डिपेंड करता है कि आपका पेपर किस तरह का आएगा। पेपर डिसाइड करता है कि आपकी कट ऑफ क्या होगी। मैं पढ़ा रही हूँ या कोई भी टीचर क्यों ना हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पुराने जो पेपर्स हुए होते हैं, उनका एनालिसिस करके ही आपको बता सकता है कि कट ऑफ क्या रह सकती है, कट ऑफ क्या रह सकती है नहीं, बल्कि ये बता सकता है कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, आप सेफ कैसे रहेंगे, वो आपको ये बता सकता है। बाकी आप पेपर किस तरह का आएगा, वो उस पर डिपेंड करेगा कि पा कट ऑफ इस बार क्या जाएगी। हो सकता है बहुत हाई चली जाएगा, पेपर बहुत ही ईज़ी आ जाता है। जैसे कि अगर टीजीटी आप लोगों ने देखा हो, तो टीजीटी का पेपर बहुत ईज़ी गया था, तो कट ऑफ 120, 122 के ऊपर तक गई है। तो यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता, अनप्रेडिक्टेबल होता है कि क्या रहने वाली है। इसीलिए कभी भी मैं आप लोग को पहले से नहीं बताती हूँ कि कितना करना है। लेकिन ये ज़रूर हम लोग पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जिससे कि हम सेफ रहें। जब तक आप ये स्ट्रेटेजी नहीं अच्छे से बनाएँगे, तो वहाँ पर अटेम्प्ट करना में प्रॉब्लम आएगी। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, जिस तरह से आप लोग पढ़ना चाहें। रास्ता दिखाना मेरा काम है, मैं हूँ या कोई भी टीचर हो। चलना कैसे है उस पर ये आपको खुद डिसाइड करना है। चलिए नेक्स्ट है, दोहरे खाता प्रणाली के अंतर्गत कंपनी प्रत्येक लेखा वर्ष के राजस्व से आकस्मिक आरक्षित निधि के लिए अचल संपत्तियों की मूल लागत का 1/4% से अधिक और 1.5% तक की राशि तक विनियोजित करेगी, और जब तक कि यह अचल संपत्तियों की मूल लागत का -% न हो जाए। अंडर डबल अकाउंट सिस्टम द कंपनी शैल अप्रोप्रिएट to contingency reserve from the revenue of each year of account a sum not less than 1/4% and not more than 1.5% of the original cost of fixed asset until it amounts to dash percentage of the original cost of fixed asset। तो इसमें क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है, पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, समझने में आपको टाइम लगेगा। यहाँ पर सिंपल से ये कह रहा था कि जो डबल अकाउंट सिस्टम होता है उसके अंतर्गत तो प्रत्येक वर्ष जो भी लेके रखे जा रहे हैं उसमें जो राजस्व से संबंधित यानी कि जितना भी जो कंपनी को रेवेन्यू हो रहा है, उस रेवेन्यू का कितने परसेंट जो है वो कंटीजेंसी रिजर्व के लिए रखा जाएगा। ये आपसे सिर्फ पूछ रहा है, तो 5% आ जाएगा, बात खत्म। सिंपल सी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, सबसे प्रभावी हार्डवेयर यंत्रों में से एक है जो त्रुटियों का समय पर पता लगाना संभव बनाता है। डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव हार्डवेयर कंट्रोल्स व्हिच मेक्स पॉसिबल टाइमली डिटेक्शन ऑफ एरर। तो ये कौन सा हो जाता है, पैरिटी बिट होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग देख रहे होंगे बीच में कंप्यूटर के क्वेश्चन है, तो इसमें जो कंप्यूटर अकाउंटिंग भी आती है, इस वजह से यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन है। ये कंप्यूटर वाले पोर्शन के क्वेश्चन नहीं है, ये हैं आपके कॉमर्स अकाउंट्स के ही क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब कंप्यूटर अकाउंटिंग भी पूछी जाती है इसमें, इस वजह से ये क्वेश्चन इसमें आपके इंक्लूड हैं। नेक्स्ट है, मूल्यह्रास योग संपत्ति की राशि इसकी ऐतिहासिक लागत या वित्तीय विवरणों में ऐतिहासिक लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि अनुमानित मूल्य घटाकर है। यहाँ पर कह रहा है द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट इज इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर हिस्टोरिकल कॉस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेस द एस्टिमेटेड डैश वैल्यू। रिवैल्यूएशन है, रेमेडियल है, रेजिडुअल है, एक्चुअल है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी एसेट जिस पर की डिप्रिसिएशन लगाया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, उसकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है यानी कि जो परचेज उसने किया था और जो वित्तीय विवरणों में ऐतिहासिक लागत दिखाई गई थी, उसके लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि जो होगी अनुमानित किस चीज़ को घटा करके प्राप्त होगी, तो वो उसकी अवशिष्ट लागत होती है, रेजिडुअल होती है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। एप्रिसिएशन आप लोग को मैं पढ़ा भी चुकी हूँ बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, जहाँ भवन संपत्ति को यहाँ पर आपके पॉइंट दे रखे हैं, उसको आपको देख करके आंसर देना है। अर्जित किया जाता है, निर्मित किया गया है, मरम्मत किया गया है, नवीनीकृत किया गया है या उधार ली गई है, पूंजी से पुनर्निर्माण किया गया, ब्याज की कटौती की अधिकतम राशि। यहाँ पर ये आपका हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो जाएगा। उसमें जो है जब आप लोग 30% पहले तो एनुअल वैल्यू निकाली जाती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से एनुअल वैल्यू निकाली जाती है, उसके बाद क्या होती है कुछ उसको डिडक्शन दी जाती है। तो डिडक्शन में यहाँ पर एक ब्याज की वाली भी आ जाती है, तो कितनी हो जाती है यहाँ पर जो कंडीशंस बताई गई हैं उसमें कितनी होती है 30,000 होती है, 30,000 होती है। जब एक्वायर्ड की गई हो, कंस्ट्रक्टेड हो, रिपेयर्ड हो, रिन्यूड हो या फिर रिकंस्ट्रक्टेड हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि 30,000 हो जाएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि निरीक्षण पूरा होने पर माल प्राप्त करने वाले क्लर्क को स्टोर या डैश नोट में प्राप्त सामग्री पर विवरण दर्ज करना चाहिए। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द इंस्पेक्शन द गुड्स रिसीविंग क्लर्क शुड एंटर डिटेल्स ऑफ मटेरियल रिसीव्ड इन स्टोर और डैश नोट। तो यहाँ पर कौन से नोट में होता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, ऑन द कंप्लीशन यानी कि जब इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जा रहा है तो गुड्स रिसीविंग क्लर्क जो गुड्स को रिसीव कर रहा होता है वो क्लर्क जो होगा इसमें एंटर करेगा मटेरियल रिसीव इन स्टोर को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाता है प्राप्त माल यानी कि कितना रिसीव हुए हैं गुड्स उसमें जो होती है एंट्री की जाती है। तो रिसीव्ड प्राप्त माल नोट कह सकते हैं या फिर गुड्स रिसीव नोट कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। इसमें कह रहा है कि 1 अप्रैल 1979 से दोहरे खाता प्रणाली के अंतर्गत मूल ह्रास की किस विधि को लगाया जा सकता है। फ्रॉम 1 अप्रैल 1979 विच मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन कैन बी चार्ज अंडर डबल अकाउंट सिस्टम। डूबती निधि विधि है, बीमा पॉलिसी, सीधी रेखा, घटती शेष विधि, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि डिप्रिसिएशन के 2 से 3 क्वेश्चन अभी आ चुके हैं, आगे और भी क्वेश्चन हैं डिप्रिसिएशन के। तो इसीलिए मैंने डिप्रिसिएशन चैप्टर आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया था क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे। यहाँ पर कौन सा मेथड होता है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है, एसएलएम मेथड मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ाया था, या स्ट्रेट लाइन मेथड भी इसको कहा जाता है, सीधी रेखा पद्धति। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। 10% लगेगा तो हर साल 10% ही लगेगा और फिक्स अमाउंट पर लगता है, यानी कि हर वर्ष जो होता है डिप्रिसिएशन सेम रहता है, चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है बजट सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक महत्व का है, यानी कि कौन सा बजट जो होता है, बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी इंपॉर्टेंस। तो सेल्स बजट जो होता है पहले सेल्स बजट बनाया जाता है कि कितनी बिक्री करनी है, तो उस बजट को ध्यान में रख करके उसके बाद हम बाकी के बजट अपने तैयार करते हैं कि जितनी बिक्री करी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग हम बाकी के अपना परचेस बजट जो होता है या प्रोडक्शन बजट जो होता है वो सब तैयार करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक यानी कि कैग जिसे कहा जाता है करने की नियुक्ति करते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग। आर्टिकल 148 सिंपल से याद रखिए, जो अब अनुच्छेद 148 है उसके तहत जो कैग होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। कौन करता है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आंसर खुद ही दे रखा है, भारत का राष्ट्रपति करते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले कि कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं, लेखा रखा जाता है, उन सब के ऑडिट का करने का काम, उन सबकी देखरेख करने का काम कौन करता है, कैग करता है। चलिए नेक्स्ट है, और इस विभाग में भी वैकेंसी आती है, एसएससी के थ्रू देखिएगा तो इस विभाग में भी वैकेंसी निकलती है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कि किस प्रणाली के तहत खरीदार तुरंत माल का कब्जा प्राप्त करता है और किस्तों में कुल किराया खरीद मूल्य का भुगतान करने के लिए सहमत होता है। प्रत्येक किस्त को अंतिम किस्त के भुगतान तक किराया शुल्क के रूप में माना जाता है जब माल का स्वामित्व विक्रेता से खरीदार को स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, दो मेथड होते हैं, एक हायर परचेज होता है, एक इंस्टॉलमेंट होता है। तो उन्हीं दोनों से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो यहाँ पर जो है कि अंडर विच सिस्टम द बायर एक्वायर द पोजीशन ऑफ द गुड्स इमीडिएटली, अब यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। क्या कह रहा है कि जो बायर होगा उसको इमीडिएट ही जो है गुड्स पर अधिकार मिल जाता है, क्या मिल जाता है, पोजीशन मिल जाता है इमीडिएटली, एंड एग्रीज टू पे द टोटल हायर परचेज प्राइस इन इंस्टॉलमेंट, बाकी की चीजें जो है प्राइस वो इंस्टॉलमेंट में वो पे करता रहेगा। Each installment is treated as a hire charge until the payment of the last installment when ownership of goods passes from the seller to buyer। अब यहाँ पर क्या है, ये लाइन, पहली लाइन और लास्ट लाइन में ही आपका आंसर छुपा हुआ था। पहली लाइन में कह रहा है कि क्या होगा, बायर एक्वायर्स द पोजीशन, उसको यूज करने का अधिकार, पोजीशन मिल जाएगा, लेकिन ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर कब होगी, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा। तो यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा, ये आपकी इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम हो जाती है, किस्त खरीद हो जाती है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें जो होगा कब ट्रांसफर होता है ओनरशिप, पोजीशन तो ट्रांसफर हो जाता है, ओनरशिप कब होती है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे की जाती है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, मूल्यह्रास की किस विधि के तहत संपत्ति के मूल मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत हर साल बट्टे खाते में डाला जाता है। अंडर विच मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष एक संपत्ति का मूल मूल्य में से एक निश्चित प्रतिशत हर साल बट्टे खाते में, जब परसेंटेज फिक्स है, आपको एक ही अमाउंट डालना है, तो क्या हो जाती है, निश्चित किस्त पद्धति हो जाती है, फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि
डैश को सुपर ग्रुप और सब ग्रुप के बीच एक निश्चित संबंध द्वारा वर्णित किया जाता है। डैश इज डिस्क्राइब्ड बाय अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन सुपर ग्रुप एंड सब ग्रुप। ग्रुप कोडिंग है, ब्लॉक कोडिंग है, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स है, हियरार्ची ऑफ अकाउंट्स है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर पदानुक्रम खाते हैं यानी कि हियरार्ची ऑफ अकाउंट्स है। क्या कह रहा है कि इनको क्या किया जाता है, सुपर ग्रुप और सब ग्रुप के बीच एक निश्चित संबंध द्वारा वर्णित किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, कौन सी कार्ड सामग्री की प्राप्ति और जारी करने का रिकॉर्ड बनाता है और स्टोर के प्रत्येक आइटम के लिए रखा जाता है? विच कार्ड मेक्स अ रिकॉर्ड ऑफ द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल एंड इज केप्ट फॉर ईच आइटम ऑफ स्टोर्स कैरी? बिन है, वीजा है, डेबिट है, क्रेडिट है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बिन कार्ड आंसर हो जाएगा आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। और बिन कार्ड की एक और स्पेशलिटी होती है कि इसमें प्राइस नहीं लिखे होते, इसमें सिर्फ क्वांटिटी लिखी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा है जिसमें सिर्फ मात्रा का उल्लेख होता है, क्वांटिटी को लिखा जाता है। तो ये आपका बिन कार्ड ही होता है कि कितनी भी सामग्री है, कितनी जो है प्राप्त हुई थी, रिसीव हुई थी, कितनी इशू करी गई थी, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि सकल लाभ यहाँ पर बताया गया 4,88,000 रुपए, विक्रय है 21,80,000 का। आपको बताना है कि सकल लाभ अनुपात क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। आपको ग्रॉस प्रॉफिट ही बता दिया गया है और सेल्स भी बता दिया गया है। कुछ भी रिटर्न हो नहीं रहा तो लेस करना नहीं, डायरेक्ट हमको करना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, जीपी रेशियो, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन क्या हो जाता है, नेट सेल्स, नेट सेल्स इंटू 100 हो जाता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर रख दिए 4,88,000 का, अपॉन में क्या आ जाएगा, जो इसकी सेल दे रखी है 21,80,000 की। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इंटू 100, जीरो से जीरो चले जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपका निकल करके कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर निकल करके 22.39% आ जाएगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। तो बहुत सिंपल सा है। जब आपको आगे चैप्टर पढ़ाएंगे रेशियो एनालिसिस का तो वहाँ पर ये आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे पढ़ने को। चलिए नेक्स्ट है, इस प्रणाली के अंतर्गत पूंजी और राजस्व प्राप्तियों तथा भुगतानों के संबंध में अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं ताकि पूंजी प्राप्तियां उनकी राशि के निवेश के तरीकों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके। अंडर विच सिस्टम separate accounts in respect of capital and revenue receipt and payment are prepared in order to show clearly the capital receipt and the manner in which the amount thereof has been invested. मिश्रित दृष्टि है, दोहरा खाता है, तिगुना है, एकल। सिंपल सी बात है, दोहरा खाता प्रणाली जो होती है, डबल अकाउंट सिस्टम जो होता है, ये उसकी विशेषता होती है कि अलग अलग दोहरे खाते बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, उद्यम नकद और किराया खरीद के लिए माल बेचता है। किराए खरीद बिक्री के लिए सकल लाभ की दर लागत का कितने प्रतिशत होगी, ये पूछ रहा है। एंटरप्राइज सेल्स गुड फॉर कैश एंड हायर परचेज, द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर हायर परचेज सेल्स इज डैश परसेंट ऑन कॉस्ट। ये 32% होता है। एक आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन भी रहेगा। ज्यादा बच्चों ने पिछली बार ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 32% है। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की किस धारा के अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो होता है, वो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर होता है वो किस सेक्शन में होता है, तो सेक्शन 25। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं? टू whom द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सबमिटेड द ऑडिट रिपोर्ट? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। तो सिंपल से याद रखिएगा कि जो भी अपॉइंट करता है, आपकी लायबिलिटी, आपका उत्तरदायित्व जो होता है वो उसी के प्रति होता है, आपकी अकाउंटेबिलिटी उसी के प्रति होती है। तो किसने जो है किया था अपॉइंट? राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने किया था। तो रिपोर्ट भी किसको दी जाएगी? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को ही दी जाएगी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी सेक्शन है, ये किससे रिलेटेड है? जो आप लोग के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस धारा के अनुसार चेक का आहर्ता अर्थात बैंकर जिसके पास चेक जारी करने वाले अर्थात ग्राहक की पर्याप्त धनराशि है जो ऐसे चेक के भुगतान के लिए उचित रूप से लागू होती है, उसे विधिवत रूप से अपेक्षित होने पर चेक का भुगतान करेगा और ऐसे भुगतान में चूक होने पर ऐसे चूक के कारण हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए चेक जारी करने वाले को क्षतिपूर्ति करेगा। ये जो है किस धारा में कहा गया है, यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लीजिए। According to which section the drawer of the check having sufficient fund of the drawer in his hand property applicable to the payment of such check must pay the check when duly required so to do and in default of such payment must compensate to the drawer of the for any loss or damage caused by such default। तो कौन सा सेक्शन में आएगा? तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस पेपर को पढ़ने में ये अच्छा खासा टाइम आप लोग का लगने वाला है। तो ये सेक्शन कौन सी है? सेक्शन 31 है।
करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता, बस आपको सेक्शंस याद करनी है और ये आप लोग को सारी सेक्शंस मैं करा दूंगी। लास्ट ईयर भी मैंने करवाई थी और इस बार भी आप लोग को करवा देंगे। एक अलग से आएगी तो सिर्फ सेक्शंस पर रहेगी, तो वहाँ पर आपके लिए इजी रहेगा उसको याद करना। नेक्स्ट है वाउचर के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ वाउचर था, लेकिन जब आप लोग की एग्जाम की डेट आ जाएगी उसी के अकॉर्डिंग ही ये वीडियोस लेकर के मैं आऊंगी, जिससे कि आप लोग को याद रहेगी, तो अभी से आप लोग भूल जाएंगे उस चीज़ों को। तो वाउचर्स के प्रकार कौन से होते हैं? कंपाउंड ट्रांजैक्शन है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, इनमें ये सभी, तो ये सभी प्रकार के होते हैं, तीनों ही तरह के होते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है पेटेंट और लीज होल्ड जैसी अमूर्त संपत्तियों के लिए लागत आवंटन से संबंधित होता है। डैश रिलेट्स टू कॉस्ट एलोकेशन फॉर इंटैंगिबल एसेट्स सच एज पेटेंट एंड लीज होल्ड। क्या बोलते हैं इसको? अमोर्टाइजेशन है, डिप्रिसिएशन है, डिप्लेशन है, एस्टिमेशन है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को ये मैंने चारों ही चीजें पढ़ाई हैं। आप लोगों ने अगर डिप्रिसिएशन वाली क्लास मेरी अटेंड करी है तो यहाँ पर देखा होगा कि इन सब के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। तो यहाँ पर जो इंटैंगिबल एसेट्स होती हैं, अमूर्त संपत्तियां होती हैं, उन पर क्या चीज़ चार्ज की जाती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। अभी लेटेस्ट से पढ़ाई हुई क्लास है, सबको याद होगा, तो ज़रूर से बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माल को मुख्यालय द्वारा थोक मूल्य पर शाखाओं को भेजा जाता है, लेकिन यदि लेखा वर्ष के अंत में कुछ माल बिना बिके रह जाते हैं, तो शाखाओं में इन बिना बिके माल को डैश मूल्य से कम किया जाना चाहिए। तो द गुड्स आर सेंट बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांचेस एट होलसेल प्राइस, but if some goods remain unsold at the end of the accounting year, these unsold goods at the branches must be reduced to dash price। किस प्राइस से? तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस से ही होता है, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं आपको देना, सिंपल सा कॉस्ट आंसर हो जाएगा, लागत। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आरटीजीएस की मीनिंग क्या होती है। डायरेक्ट बहुत इजी सा क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पे आपको आरटीजीएस की फुल फॉर्म बतानी है। सभी को पता है क्या होती है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो काफी दे रखी हैं अलग अलग, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर सिस्टम है, ग्रॉस सिस्टम है, ये भी गलत है। यहाँ पर भी आपका रियल टाइम लिखा था, रियल टाइम लिखा था, ये भी गलत है। रियल टैक्स है, ये भी वाला गलत है। तो एक आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्रिम बीमा पॉलिसी में आमतौर पर डैश बीमा स्टॉक या किसी भी परिसंपत्ति को हतोत्साहित करने के लिए एक औसत खंड शामिल होता है। A fire insurance policy usually includes an average cost to discourage the dash insurance stock of or any asset। वैल्यूड है, अश्योर्ड है, अंडर है, ओवर है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? जो अग्नि बीमा पॉलिसी होती है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, में आमतौर पर क्या होगा कि बीमा स्टॉक या किसी भी, यानी कि अगर स्टॉक का कराया जा रहा है, इंश्योरेंस या किसी भी एसेट का कराया जा रहा है, तो उस वहाँ पर उसको डिस्करेज करने के लिए एक औसत, एक एवरेज कॉस्ट वाकई लगा रहता है। तो किस लिए होता है? तो आमतौर पर कम करने के लिए, अंडर अंडर इंश्योरेंस स्टॉक और एनी एसेट। यानी यहाँ पर ये देखा जाता है कि जितनी हुई हो एक्चुअल में, कभी कभी ऐसा होता है कि हानि कम हुई होती है लेकिन स्टॉक ज्यादा दिखा रहा होता है, तो वहां पर इसको यूज किया जाता है औसत। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है स्टॉक का मूल्यांकन लागत या वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो इस पर किया जाता है। डैश स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और रियलाइजेबल प्राइस विच एवर इज लेस। क्लोजिंग है, मृत है, ओपनिंग है, क्रय भाग है। यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वहां पर सिंपल से आपको पता ही होगा, उसको जो वैल्यू निकाली जाती है तो कॉस्ट या फिर रियलाइजेबल प्राइस जो भी कम होता है उस पर निकाली जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है। सिंपल सी अगर भाषा आपने जो पढ़ा होगा ये होगा कि मार्केट प्राइस और जो कॉस्ट प्राइस है दोनों में जो कम होगा उस पर निकाला जाएगा, तो वही मतलब है कहने का। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है बजट के माध्यम से बंधकी नियंत्रण की एक तकनीकी है। डैश इज द टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल थ्रू बजट। बस्टिंग, बजट, बजट कंट्रोल, बस्टरी कंट्रोल, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर सिंपल सा बस्टरी नियंत्रण या फिर बजटिंग बस्टरी कंट्रोल हो जाता है, जिसके यूज करके क्या किया जाता है? बंधकी नियंत्रण जो मैनेजमेंट होता है वो कंट्रोल के थ्रू करता है, बस्टरी कंट्रोल के थ्रू करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है किस विधि के तहत प्रत्येक संपत्ति के शेष पर प्रत्येक वर्ष एक निश्चित प्रतिशत पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है, जिसे पिछले वर्ष से आगे लाया जाता है। अंडर विच मेथड डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट अ सर्टेन परसेंटेज ईच ईयर ऑन द बैलेंस ऑफ ईच एसेट विच इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। पुनः मूल्यांकन, बीमा पॉलिसी, घटती शेष विधि, निश्चित राशि। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रत्येक संपत्ति के शेष पर प्रत्येक वर्ष एक निश्चित प्रतिशत पर शेष लिखा हो, यहीं से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्या दे रखा है?
क्वेश्चन में ही यहाँ पर आपको हिंट दे रखी है कि डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट ए सर्टेन परसेंटेज ईच ईयर ऑफ द बैलेंस ऑफ ईच एसेट, यानी कि जितना बैलेंस अब बच रहा है। तो पहले आपको को मैंने डिप्रिसिएशन वाली क्लास में समझाया था कि 50,000 की कोई एसेट थी, अगर उस पर 10% आपने लगाया था, चार्ज किया था, तो कितना हो जाएगा? फिर 5,000 हो जाएगा। अब लेस करिएगा तो नेक्स्ट ईयर के लिए कितनी एसेट आपकी बची? 45,000 की बची। तो यहाँ पर उस 45,000, तो ये क्या है? बैलेंस बचा है आपका, उस पर नेक्स्ट ईयर चार्ज किया जाएगा। तो ये कौन सी मेथड है? घटती शेष पद्धति, यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, उत्पादन या बिक्री के आधार पर गणना की गई वास्तविक रॉयल्टी पर न्यूनतम किराए की अधिकता को कहा जाता है। द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट और सेल्स इज टर्म्ड एज। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं, लघु कार्य जिसे हिंदी में कहा जाता है इसे, कि उत्पादन या बिक्री के आधार पर गणना की गई वास्तविक रॉयल्टी पर न्यूनतम किराया। तो शॉर्ट वर्किंग, इसको शॉर्ट में एसडब्ल्यू लिखते हैं। कब निकलती है? जब जब जो है, जो रॉयल्टी सॉरी मिनिमम रेंट जो होता है, यानी कि इतना रेंट आपको पे करना ही करना होता है, मिनिमम रेंट ज़्यादा हो जाता है और रॉयल्टी कम हो जाती है, तब ये निकल करके आती है। और अगर रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, तो वहाँ पर सरप्लस निकलती है, अधिकता निकलती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी देख रहे होंगे जो कि सिलेबस में आपके नहीं दिए गए हैं पॉइंट्स, लेकिन उससे भी क्वेश्चन आपके आए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, इसीलिए ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एक डैश वह होता है जो दावा किए जाने पर अपनी देनदारियों का भुगतान करने में सक्षम नहीं होता। एंड डैश इज वन हु इज नॉट एबल टू पे हिज लायबिलिटीज एज एंड व्हेन क्लेम। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जैसे दायित्व बन रहे हैं, लायबिलिटीज बन रही है, उसको वो पे नहीं कर सकता, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? उसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं, दिवालिया बोलते हैं। एक आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, भारत में डैश से राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर लागू किया। यहाँ पर आपको बताना है कि जीएसटी कब से इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कब से हुआ था? 1 जुलाई 2017 से हुआ था। तो एक आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, डैश हानियां जैसे नकद, गबन, आग से नष्ट हुआ स्टॉक जो बीमा आदि द्वारा कवर नहीं किया जाता है। डैश लॉसेस लाइक कैश डिफ्लेक्शन, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस etc। अब नॉर्मल, लॉन्ग टर्म, इन्वेंट्री, नॉर्मल, इनमें से कोई नहीं। यानी कि किस तरह की हानि होती है जिसे कि किसमें शामिल नहीं करते? नकद गबन है, आग से नष्ट हुआ जो स्टॉक होता है, तो इस तरह की चीज़ों को क्या माना जाता है? इसको नॉर्मल जो लॉस होता है वो माना जाता है। जो असामान्य हानि होती है, अब नॉर्मल लॉस होता है, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। उसको डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष लागतें होती हैं उनमें शामिल नहीं करते। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, डैश कोडिंग प्रणाली कुछ या सभी पहचान करने वाले वर्णमाला के एक समूह के अक्षर हैं। डैश कोडिंग सिस्टम सम और ऑल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स और लेटर्स ऑफ ए सेट ऑफ अल्फाबेट्स। ब्लॉक कोडिंग है, मैनमोनिक कोडिंग है, ग्रुप कोडिंग है। यहाँ पर सिंपल सा करेक्ट आंसर आपका निमोनिक कोडिंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। तो कुछ क्वेश्चन आपके कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से भी, इसीलिए जो अकाउंटिंग पोर्शन था वहाँ पर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन आपको बताए थे, क्योंकि ज़्यादा पोर्शन जो है वहीं से ही पूछा जाता है। अकाउंट्स और ऑडिटिंग, ये दो पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि व्यक्ति कर निर्धारण आदेश से डैश दिनों के भीतर रिटर्न प्रस्तुत करता है तो कर निर्धारण आदेश वापस ले लिया जाएगा। इफ द पर्सन फर्निशेज द रिटर्न विद इन डैश डेज फ्रॉम द असेसमेंट ऑर्डर, द असेसमेंट ऑर्डर विल बी विदड्रॉन। कितने दिन होते हैं? 30 डेज होता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी। यहाँ पर कह रहा है कि भागी खातों के तहत विभिन्न विभागों के बीच मूल ह्रास को किस आधार पर आवंटित किया जाना चाहिए। अंडर डिपार्टमेंट अकाउंट्स पार्ट इज द बेस ऑन विच डिप्रिसिएशन शुड बी एलोकेटेड अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो किसके बेसिस पे होता है? विभागीय खातों में जो डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाए जाते हैं, तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में जो डिप्रिसिएशन होता है वो किस बेस पर बांटा जाएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। उसे नियोजित संपत्ति, एसेट एम्प्लॉयड जो होती है, जितनी एसेट उसमें लगी होगी, जितनी एसेट उसमें यूज की जा रही है, उसके बेसिस पे किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा लेखांकन मानक कहता है कि वित्तीय विवरणों में सभी मटेरियल मदों का खुलासा किया जाना चाहिए जिसके ज्ञान से वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता के निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल items the knowledge of which might influence the decisions of the user of the financial statement।
S3 है, 4 है, 2 है, 1 है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। कहाँ पर जो होती है मटेरियल की लिस्ट बताई जाती है, तो सबसे पहला वाला जो है वहीं पर ही होती है लेखांकन मानक। पहला जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, ये आपका जीएसटी से रिलेटेड है कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की किस धारा के तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का अर्थ किसी भी व्यक्ति से है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का स्वामित्व, संचालन या प्रबंधन करता है। अंडर विच सेक्शन ऑफ सेंट्रल कंट्रोल एंड सर्विस एक्ट सीजीएसटी एक्ट 2017 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स एनी पर्सन हु ओन्स ऑपरेट्स आर मैनेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये किस सेक्शन में आ रहा है? तो ये आपकी धारा 2 उपधारा 45 सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में बताया गया है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है। बहुत अच्छे से सेक्शंस आपको सारी पढ़नी है और इसको आपको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जीएसटी की इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर आप जो है गूगल करेंगे तो वहाँ पर भी लिख दिए जीएसटी सेक्शन 2025 2026, तो वहाँ पर भी आपकी सारी इंपॉर्टेंट सेक्शंस की पीडीएफ आ जाएगी। उसको आप ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी, तो और लेटेस्ट भी होंगी, अपडेटेड भी होंगी। वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, डैश सामान्य दक्षता के साथ किए गए कई नियोजित कार्यों की संयुक्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप पूर्वानुमान का एक विस्तृत विवरण है। A dash is a detailed statement of forecast resulting from joint action of a number of planned operations conducted with normal efficiency. Planning, forecast, estimate, budget इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर बजट की बात की जा रही है। जो बजट बनाया जाता है वो क्या होगा कि एक सामान्य दक्षता के साथ जहाँ भी फोरकास्टिंग जुड़ जाए, पूर्वानुमान जुड़ जाए, इसमें समझ लीजिएगा वहाँ पर किसकी बात की जा रही है? बजट की जा रही है। क्योंकि बजट बनाने से पहले पूर्वानुमान लगाया जाता है। जैसे कि सेल्स बजट आप बना रहे हैं तो आप पूर्वानुमान ये लगाते हैं कि कितनी सेल हो सकती है, तो प्रीवियस में कितनी सेल रही है, अभी का किस तरह का टाइमिंग है जिसके लिए आप बजट बना रहे हैं। अगर सीजनल है तो वहाँ पर अगर आप कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जो सीजनल वाली प्रोडक्ट होते हैं, तो अगर सीजन पीक सीजन है तो वहाँ पर सेल्स बजट उसी के अकॉर्डिंग आपका बनेगा। तो पहले से आप फोरकास्टिंग करते हैं, उसके बाद बजट तैयार किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कार्ड उपयोगकर्ताओं को एक निश्चित सीमा तक पैसे उधार लेने की अनुमति देता है। डैश कार्ड अलाउज यूजर्स टू बोरो मनी अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो क्या हो जाता है? क्रेडिट कार्ड जो होता है वो उसमें आप जितने अमाउंट में है आपके उससे ज्यादा जो होते हैं वो स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परिसंपत्तियां देनदारियों से अधिक हैं तो फर्म को डैश कहा जाता है। इफ द एसेट एक्सीड्स द लायबिलिटी द फर्म इज कॉल्ड सॉल्वेंट, एजेंट, अंडरराइटर, इंसॉल्वेंट इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर जो आपकी एसेट्स हैं लायबिलिटी से क्या है ज्यादा है, तो यहाँ पर फर्म जो होगी उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए साथ से आपको क्वेश्चन दे रखा है, जल्दबाजी में देखिएगा तो आप इंसॉल्वेंट आंसर लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है एसेट्स एक्सीड्स, यानी कि एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटी कम है। तो अगर उसके पास संपत्तियां ज्यादा हैं और उसकी लायबिलिटी कम है तो आसानी से वो उनको क्या कर सकता है? चुका सकता है, उनका पेमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? वो शोषम है, सॉल्वेंट है, ना कि इंसॉल्वेंट। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इंटरनेट प्रौद्योगिकी की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करने का एक तरीका है। डैश इज अ वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट टेक्नोलॉजी। स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, स्कैनर है, ई कॉमर्स, इंटरनेट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसकी सहायता से जो है इंटरनेट, यानी कि जो आपकी आज के टाइम में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो वो कौन सा किस बेसिस पे हो पाता है? ई कॉमर्स पर। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 की किस धारा के अनुसार चेक एक निर्दिष्ट बैंकर पर तैयार किया गया विनिमय पत्र है और मांग के अलावा किसी अन्य तरीके से देन नहीं है? अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 a check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand। यहाँ पर चेक की डिफिनेशन दे रही है, तो चेक की डिफिनेशन किस सेक्शन में आती है आपसे ये पूछ रहा है, तो कौन सा सेक्शन में आती है? वो सेक्शन 6 में आती है। एक आंसर ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर आपको सारी डिफिनेशन तो याद करनी होंगी। चेक की है या फिर जो विनिमय बिल होता है उसकी डिफिनेशन है, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे कहा जाता है, तो इन सब की डिफिनेशन पूछी जाती हैं, तो वो आपको पढ़नी होंगी, याद करनी होंगी। एक ही सेक्शन में आ रही है। एक आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, मुफ्त नमूनों के रूप में वितरित माल किस खाते में डेबिट किया जाता है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स डेबिटेड टू विच अकाउंट?
विज्ञापन खाता, मजदूरी, विक्रय, क्रय। तो यहाँ पर जो आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एज अ फ्री सैंपल वो क्या है, आप एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ही तो किए हैं आपने, तो किस में जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में ही जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम जो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई दिवालियापन के प्रेसिडेंसी टाउन में रहने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। द प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट डैश विच अप्लाइज टू द पर्सन रेजिडिंग इन द प्रेसिडेंसी टाउन मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई इंसॉल्वेंसी 1946, 99। तो यहाँ पर 1909 है, सिंपल से याद रखिएगा। जो प्रेसिडेंसी वाला है वो आपका 1909 है और जो प्रोविंशियल वाला होता है वो 1920 होता है। तो दोनों याद रखिएगा, अलग अलग, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। प्रेसिडेंसी पूछेगा तो यहाँ पर ये 4 ही जगहों पर जो है आपका सॉरी 3 ही जगहों पर लागू होता है, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो ये 1909 में ये आया था और उसके बाद जो प्रोविंशियल होता है, प्रांतीय होता है, वो 1920 में आया था। तो दोनों को ही याद रखिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन सब आपके हैं, यहाँ तक 65 क्वेश्चन तक आपके कॉमर्स के क्वेश्चन थे। इसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके आईटी जो कंप्यूटर वाले आएगा पोर्शन उससे दे रखे हैं 66 से, यहाँ पर 15 क्वेश्चन उसके रहेंगे। उसके बाद 20 क्वेश्चन जो है वो यूपी का जीके है। तो ये दो पोर्शन जो कंप्यूटर वाला है और यूपी का जीके है, ये आपकी इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगी। यहाँ पर आपने कॉमर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि किस तरह के 65 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जब ये आप लोग का यूपी का जीके ये वाला मैं करवा दूंगी, उसके बाद आपका जो आंसर की थी जिसमें कि क्वेश्चन रहेगा और आंसर वो मैं अपलोड कर दूंगी जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर। तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ज़रूरी है। लिंक आपको जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा वीडियो को। और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। क्लासेस आपकी रेगुलर चलती रहेंगी जैसे कि आ रही है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।